हेलो एवरीवन। आज साइंस में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है आपका फैट यानी वसा से रिलेटेड। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन वसा से रिलेटेड पूछे जाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ भी इस वीडियो के अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे जो फैट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं फैट यानी वसा को। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में वो बनेगा एनर्जी से रिलेटेड। देखिए, एनर्जी की जरूरत जो बॉडी की होती है सबसे ज्यादा वो पूरी करता है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी 70% जो एनर्जी की नीड है बॉडी की वो कार्बोहाइड्रेट से पूरी हो जाती है और उसके बाद जो 25 से 30% बचती है उसे वसा पूरी करती है। बट आपने पॉइंट ध्यान रखना है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम प्रोटीन से भी ज्यादा वैल्यू होती है 1 ग्राम फैट की। तो 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी मिलती है ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 ग्राम फैट से हमें 9.45 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। किलो कैलोरी ऊर्जा हमें 1 ग्राम फैट से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैट का एनर्जी देने के अलावा और क्या रोल होता है। देखिए, सबको पता है हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है जब डॉक्टर आपको बुखार हो जाता है तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। अगर सेल्सियस की बात करें तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर केल्विन की बात करें जो कि एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर को मेजर करने की, वो होता है 310 केल्विन। तो बॉडी हीट को, शरीर के ताप को नियंत्रित करने का जो काम होता है उसे फैट ही करती है। क्यों? क्योंकि एक लेयर बना लेती है। ऊष्मा यानी हीट जो होती है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर चलती है। देखिए, सर्दियों में टेम्परेचर 5, 6 या 8, 10 डिग्री तक नीचे आ जाता है, ये सबको पता है। बट क्या हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी इतना हो जाता है जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है? अगर बॉडी का भी टेम्परेचर इतना हो जाए तो सारे अंग काम करना बंद कर देंगे और आदमी की डेथ तक भी हो जाएगी। तो इसलिए शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? वो फैट करती है। और अगर ये किसी अंग की बात करें तो हमारे दिमाग में एक एरिया होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो उसका काम ही बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। और वो किसके थ्रू करता है? वो फैट के थ्रू करता है, क्योंकि जो फैट होती है एक परत बना लेती है, उस गर्मी को शरीर से बाहर नहीं आने देती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है, एनर्जी देने के अलावा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का भी काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फैट की, थोड़े से बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबको पता है कि फैट सॉलिड अवस्था में भी होती है, फैट जिनसे हमें फैट मिलती है, और लिक्विड अवस्था में होती है। तो सॉलिड अवस्था में सबको पता है जैसे घी होता है या मक्खन होता है, और जब लिक्विड अवस्था में होती है रूम टेम्परेचर पे फैट, तो उसको हम नाम देते हैं ऑयल का। यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर, रूम टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर ऑयल में है तो वो तरल अवस्था में है, तो उस फैट को हम क्या नाम देते हैं? ऑयल का नाम देते हैं। जैसे सरसों के ऑयल में भी फैट होती है, ये सबको पता है। तो ऑयल भी फैट का ही एक टाइप है। अब इन दोनों नामों को, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो फैट, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, इस चीज को हम नाम देते हैं लिपिड का। तो फैट की जगह लिपिड वर्ड यूज करना हमेशा सही होता है। और इस चीज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी होता है? तो लिपिड से याद रखना है आपने, लिपिड से ही एक वर्ड बनता है लाइपेज। तो वसा का पाचन करने के लिए ये जो एंजाइम है लाइपेज एंजाइम, ये जरूरी होता है। और ये रेलवे के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लिपिड यानी वसा, लिपिड का मतलब क्या है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। लिपिड का मतलब है वसा। तो वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं कि फैट हमारे शरीर में बनती कैसे है, सबको पता है, जैसे हमने कल के क्लास में किया था कि अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। तो फैट के बनने में भी फैटी एसिड का रोल होता है। फैटी एसिड होते हैं, प्लस में ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरीन, जब मुंह के छाले हो जाते हैं तो ग्लिसरीन लगाते हो आप लोग। तो ग्लिसरीन और फैटी एसिड से मिलके फैट का निर्माण होता है। इन दोनों से मिलके फैट बनती है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है फैटी एसिड की बात करें तो COOH,
और इसकी बात करें ग्लिसरॉल की तो C3H8O3, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल का फार्मूला एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इन दोनों के मिलने से फैट बनता है, इन दोनों के मिलने से फैट बनता है। और मैंने बताया था, देखिए फैट में और कार्बोहाइड्रेट्स में क्या अंतर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, और फैट भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। बट ऑक्सीजन की मात्रा इन दोनों के मुकाबले कहीं ज्यादा कम होती है फैट की अगर बात करें। जैसे एक फैट होती है C57H110O6। आप क्लियर देख सकते हैं कि कार्बन के 57 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 110 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के सिर्फ 6 मॉलिक्यूल हैं। तो इन सब चीजों से मिलकर हमारा फैट बनता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। तो फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल से मिलके फैट बनता है। कौन सा बॉन्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉन्ड की अगर बात करें तो एस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एस्टर बॉन्ड से मिलके ये दोनों चीज हमारी बनती है, फैट बनती है। अब फैट के प्रकार की अगर बात करते हैं कि फैट कितने प्रकार की होती है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फैट के दो प्रकार होते हैं, एक होती है सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट, और एक होती है अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एक होती है संतृप्त वसा और एक होती है असंतृप्त वसा। सबसे पहला पॉइंट, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। संतृप्त वसाएं हानिकारक वसा होती हैं, ये पॉइंट आपने याद रखना है, हानिकारक। और असंतृप्त वसा ये लाभदायक वसाएं होती हैं। पहचान कैसे करोगे कि कोई वसा संतृप्त वसा है या असंतृप्त वसा है। रूम टेम्परेचर जो वसा ठोस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में, यानी अगर टेम्परेचर कम कर दें तो जम जाए, तो ऐसी वसा जो होती है वो संतृप्त वसा होती है। घी, मक्खन, मीट, ये सारी वसाएं सैचुरेटेड यानी संतृप्त वसाओं में गिनती होती हैं। इन सब की ये हानिकारक होती हैं। लाभदायक कौन सी होती हैं, जो रूम टेम्परेचर पे जमती नहीं, यानी ठंडा अगर उनको करते हैं तो जमती नहीं है, जैसे सरसों होती है। फ्लैक्सीड होते हैं, फ्लैक्सीड ऑयल, फिश ऑयल या कोड लिवर ऑयल भी कहा जाता है इसे, फिश ऑयल। फिश ऑयल को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। फिश ऑयल में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश ऑयल, या कोड, दूसरा नाम इसका है कोड लिवर ऑयल, दूसरा नाम है कोड लिवर ऑयल। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड किस में पाया जाता है, फिश ऑयल में, या कोड लिवर ऑयल दूसरा नाम है इसका, कोड लिवर ऑयल। कोड मछली के लिए, तो मछली के लीवर के तेल में ये वसा पाई जाती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसका दूसरा नाम अल्फा लिनोलेनिक एसिड भी है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड भी नाम है इसका, ओमेगा 3 फैटी एसिड का। ये आपने याद रखना, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये दो टाइप की होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा 6 को लिनोलिक एसिड कहा जाता है, लिनोलिक एसिड कहा जाता है, और ओमेगा 3 को अल्फा लिनोलिक एसिड कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत जरूरी है। कोड लिवर ऑयल मछली के तेल में पाया जाता है और सबसे अच्छी वसा मानी जाती है। अब ये था आपसे संतृप्त और असंतृप्त वसा के बारे में पूछने पर। अब एक चीज और पूछी जाती है, आपने एक शब्द सुना होगा ट्रांस फैट। ट्रांस फैट ये सबसे हानिकारक वसा होती है,
सबसे हानिकारक और सबसे बेकार जो फॉर्म होती है वसा की, ये सबसे बेकार फॉर्म होती है। ये जो चिप्स होते हैं, समोसे होते हैं, ब्रेड होते हैं, फास्ट फूड जितना भी है, ये वसा उनमें पाई जाती है। और वसा का सबसे बेकार रूप होता है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और अनेक बीमारियों का ये कारण होता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमने पढ़ना है, एग्जाम से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है, वो है कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड। ट्रांस फैट से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये सबको पता है। तो कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करते हैं तो दो तरीके का होता है कोलेस्ट्रॉल। एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। एलडीएल का मतलब लो डेंसिटी लिपिड, लिपिड मतलब वसा, और एचडीएल का मतलब हाई डेंसिटी लिपिड। तो जो ये हाई डेंसिटी लिपिड होता है, हाई डेंसिटी लिपिड, HDL हाई डेंसिटी लिपिड, और ये होता है लो डेंसिटी लिपिड। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आइडियल लेवल है कोलेस्ट्रॉल का वो कितना होना चाहिए, तो 200 मिलीग्राम होना चाहिए आइडियल जो लेवल होता है पर डेकालीटर। डेकालीटर का मतलब होता है 100 ml, यानी 100 ml जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 200 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दो टाइप का होता है। डॉक्टर बहुत बार ये वर्ड आपने सुना होगा डॉक्टर से कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये एलडीएल मतलब जो हानिकारक होता है तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, और एचडीएल कहलाता है गुड कोलेस्ट्रॉल। तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 100 से लेके 130 से मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसकी जो आइडियल वैल्यू मानी जाती है वो लगभग 100 मिलीग्राम मानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 60 से ऊपर, 60 से लेके 100 तक ये अच्छा माना जाता है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, जो एचडीएल की वैल्यू है 60 से लेके 100 मिलीग्राम, और इसकी 100 से लेके 130 मिलीग्राम। ये इससे अगर ज्यादा जाता है और 100-150 से अगर ये ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब आप हार्ट की जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होते हैं, हार्ट डिसीज होते हैं, उनके शिकार आप होने वाले हो। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसे कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं तो उनको कहा जाता है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज की एक फॉर्म होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या होता है, जो धमनियां होती हैं जो हार्ट तक खून को लेके जाती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाती है, और उन कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाती है तो खून को बहने के लिए रास्ता कम मिलता है, जिससे बीपी भी आपका बढ़ सकता है, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है कि धमनियों में फैट जमा होना, फैट मतलब कोलेस्ट्रॉल जमा होने की बीमारी है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये आरआरबी में भी और एचएसएससी में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अब एक चीज और है, ये कॉमन वर्ड है जो बहुत बार पूछा जाता है, हाइड्रोजनेशन, जो बोर्ड पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजनेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, वनस्पति तेल से आप जब वनस्पति घी बनाते हो, वनस्पति घी यानी डालडा वगैरह, लोकल लैंग्वेज में दिसौरी घी कहा जाता है इसे, यानी वनस्पति तेल से जब वनस्पति घी बनाया जाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं हम, इसलिए इसे हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। और इसके अलावा एक उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट, कोई भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए उत्प्रेरक या कैटालिस्ट की जरूरत होती है, तो क्या यूज किया जाता है? तो निकेल कैटालिस्ट का यूज करते हैं, और इसे 150 से लेके 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजनेशन क्या है, किस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। ये भी पूछ सकता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किस गैस का यूज किया जाता है, ये भी पूछ सकता है, तो वह है हाइड्रोजन गैस। और किस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है? निकेल उत्प्रेरक का। कितने डिग्री सेल्सियस पे ये जो प्रोसेस होती है कंप्लीट होती है? तो 150 से 170। तो इस इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन उठा सकता है एग्जामिनर। अब कुछ बेसिक चीजें हैं जो फैट से रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए। देखिए, सबको पता है कि अगर फैट, दूध, घी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो इंसान क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। तो
ओबेसिटी यानी मोटापा। तो एक तो ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी कैसे मापते हैं? तो उसके लिए एक टेस्ट होते हैं बीएमआई। बीएमआई टेस्ट होता है बॉडी मास इंडेक्स, इसकी फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। ये कैसे काउंट किया जाता है? आपका जो भार है और आपकी जो हाइट है, यानी आपकी जो लंबाई है, तो भार बटे में लंबाई का स्क्वायर, भार बटे में लंबाई का स्क्वायर। और लंबाई किस में होनी चाहिए? भार तो किलोग्राम में होना चाहिए और लंबाई किस में होनी चाहिए? मीटर में। तो मीटर का स्क्वायर कर दो, तो इससे हमारा बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स की वैल्यू आ जाती है। ये वैल्यू अगर आती है हमारी 18.5 से कम, 18.5 से कम, तो इसका मतलब क्या है? तो अंडरवेट है कोई बंदा। इससे कम आती है तो अंडरवेट, यानी वेट क्या है उसका? कम है। 18.5 से लेके 24.9 तक आती है तो उसका सही वेट है, आइडियल वेट है। 18.5 से कम मतलब अंडरवेट, 18.5 से लेके 24.9 तक सही वेट, 24.9 से लेके या 25 से लेके 29.9 तक हल्का ज्यादा वजन है, हल्का सा ज्यादा वजन है। और इसकी वैल्यू अगर 30 से ज्यादा आ जाती है, किसी की 30 से ज्यादा आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है? वो आदमी बहुत ज्यादा मोटा है, ओबेस है, यानी ओबेसिटी रोग से वो पीड़ित है। और मोटापे के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ना, चलने फिरने में दिक्कत होना, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आ जाती हैं मोटापे के कारण। अब इससे रिलेटेड आपको पता होगा, बहुत सारे जो मोटे लोग होते हैं वो चर्बी घटा लेते हैं, सर्जरी करवा लेते हैं, तो उसका नाम भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि उस चीज को क्या कहेंगे। तो एक वर्ड आपने याद रखना है, उसे कहा जाएगा बैरियाट्रिक सर्जरी। बैरियाट्रिक सर्जरी। तो बैरियाट्रिक सर्जरी से जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो रिमूव कर दी जाती है और आपके पाचन तंत्र में कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया जाता है कि आपको भूख कम लगे, जिससे दोबारा से मोटापा ना हो। तो बैरियाट्रिक सर्जरी यानी एक्स्ट्रा वेट हटाने की प्रक्रिया को बॉडी से कहा जाता है बैरियाट्रिक सर्जरी। बैरियाट्रिक देखिए बहुत आसान है, इसको याद रखना। बैरोमीटर वो डिवाइस होता है जो हवा का प्रेशर यानी वेट को नापता है, यानी प्रेशर यानी वेट से रिलेटेड बैरोमीटर, और बैरोमीटर से वर्ड बना है बैरियाट्रिक सर्जरी। तो किस लिए की जाती है? वेट को कम करने के लिए की जाती है। अब आपने थोड़ा सा पॉइंट और इसमें ये याद रखना है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो होते हैं ये फैटी एसिड, अच्छे फैटी एसिड माने जाते हैं। इनके अलावा ओमेगा जो अच्छे फैटी एसिड होते हैं, दो चीजें और आपने याद रखनी है। एक है आपका DHA और एक है आपका EPA। ओमेगा 3 के अलावा ये वो अच्छे फैटी एसिड होते हैं जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, देखो बच्चों के बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स आते हैं, आप गौर कीजिएगा कभी कि DHA डोकोसाहेक्सोनिक एसिड ये बहुत कॉमन है, ये जरूर आपको मिलेगा। DHA और EPA आपको दोनों के दोनों मिलेंगे इसमें। आप इनका फार्मूला भी अगर याद रखना चाहिए तो याद रख सकते हैं, हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा टफ दे दे क्वेश्चन। डोकोसाहेक्सोनिक एसिड, इसका नाम है डोकोसाहेक्सोनिक एसिड, डोकोसाहेक्सोनिक एसिड DHA। और EPA की फुल फॉर्म जो बनेगी वो बनेगी आपका इकोसा पेंटाइनिक एसिड। डोकोसाहेक्सोनिक एसिड और इकोसापेंटोइनिक एसिड ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हो। DHA का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका C22H32O2 और इसका जो फार्मूला है वो आपका C20H30O2। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रख सकते हो। और फैट से रिलेटेड कंप्लीट चीजें हैं इस लेक्चर में जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो बाकी साथियों को भी इसे शेयर और फॉरवर्ड करने के लिए कहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो साथी हैं इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।